हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सब बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज की शानदार क्लास के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट, जिसको हम जानते हैं किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोग अगर क्लास को अंत तक देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस क्लास के अंदर। मैं आज इस क्लास के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा, आपको सबसे पहले सेल्स के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, डैनियल सेल क्या होते हैं, और प्राथमिक सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। तो सेल की एक विशेष बात करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और भी आगे टॉपिक्स है, उनको भी हम आगे आगे आप बने रहिए वीडियो में, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आप लोगों की स्क्रीन के सामने, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे विद्युत सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो चेंज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बात करूं, और दूसरी बात ये क्या करता है, जो सेल होता है, जो चार्ज होता है, उसके फ्लो को बनाए रखता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में, इस सेल का ही काम होता है। ठीक है, और यह परिपथ में ऊर्जा देने के लिए दोनों टर्मिनल बनाए रखे होते हैं। इसमें क्या होता है, सेल में दो टर्मिनल होता है। मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक कंटेनर है, ये इस तरीके से कोई एक कंटेनर है। ठीक है, ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर किसी एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोई लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से। और इस लिक्विड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस लिक्विड को हम लोग जानते हैं विद्युत अपघट्य के नाम से, विद्युत अपघट्य के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसमें दो धात्विक छड़ें होती हैं। क्या होती हैं? दो धात्विक छड़ें होती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने जो दो धात्विक छड़ें डाली इस तरीके से, इसके अंदर दो धात्विक छड़ें होती हैं, जो कि पहली छड़ पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारा किस तरीके का, पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरी छड़ पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब याद रखना, इन छड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? मैंने जैसा कि बताया, इन छड़ों को हम लोग कहते हैं धात्विक छड़ें। धात्विक छड़ें, ठीक है, इलेक्ट्रोड कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जिस छड़ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस छड़ को हम लोग क्या कह देते हैं? उस छड़ को हम लोग कहते हैं क्या? एनोड। क्या कह देते हैं? एनोड। और एनोड पे हमेशा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज वाली को हम लोग कह देते हैं क्या? कैथोड। क्या कह देते हैं? कैथोड। और कैथोड पे हमेशा नेगेटिव साइन होता है। और जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से सर्किट क्लोज हो जाता है। और सर्किट क्लोज हो जाता है तो इसमें क्या, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए ध्यान से कि ये एक सेल होता है इस तरीके से, और इस सेल के अंदर क्या होता है? एक पदार्थ भरा रहता है, जिस पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में इसके अंदर क्या होता है? H2SO4 होता है, कि जब इसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये अपने आवेश में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, यानी कि अपने आवेश में टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे क्या कि पहली छड़ होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम एनोड कहते हैं, जिसमें नेगेटिव साइन आता है उसको हम कहते हैं कैथोड। और जब ये सर्किट बंद हो जाता है तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं अगर कोई भी डिवाइस जोड़ दूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, पास होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि एनोड पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। एनोड को कैसे लिखेंगे? देखो A प्लस, तो प्लस प्लस का मतलब समझ जाइए एनोड। एनोड पर कैसा साइन होगा? पॉजिटिव होगा। और कैथोड पे कैसा साइन होगा? नेगेटिव साइन होगा। कैसा होगा? नेगेटिव साइन होगा। और एनोड पे पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल से आप समझोगे विद्युत को किसमें चेंज कर रहा होगा? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहा हो, उसको हम कहते हैं विद्युत सेल कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट होता है हमारा विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो केमिकल आ गया, तो केमिकल एनर्जी को
जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है उसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, गैल्वेनिक सेल भी हम इसको कहते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा स्वतः ही विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे डेनियल सेल इसका एग्जाम्पल है। डेनियल सेल हमारा कैसा है, केमिकल सेल होता है, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल है यहाँ पे, ठीक है, गैल्वेनिक सेल है यहाँ पे। ड्राई सेल की बात करूं, यहाँ पे लेड एसिड बैटरी की बात करूं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, रासायनिक सेल के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके साथ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कैथोड पे हमेशा आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। क्या होगा, कैथोड पे आपको हमेशा रिडक्शन देखने को मिलेगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन। क्या होता है वहां पे, रिडक्शन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हो, ग्रहण करते हो, तो उस पर क्या होता है, रिडक्शन देखने को मिलता है। एनोड पे बच्चों आपको ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता हो, इलेक्ट्रॉन को जो खोता हो, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता हो, इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कंटेनर के अंदर अगर मुझे क्या है, उसके अंदर कंटेनर या किसी बैटरी के अंदर, किसी सेल के अंदर मैं किसी दो छड़ों को डाल देता हूं, जंग लगी हुई दो छड़ों को डालता हूं, और उसको अगर उस डिवाइस के अंदर करंट फ्लो करता हूं, तो उसके अंदर क्या है कि रोस्टिंग, जो रस्टिंग होती है, जंग लगी होती है, वो छूट जाती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन की घटना कहते हैं। तो इसके द्वारा उसमें से जंग जो होती है वो छूट जाती है, रस्टिंग, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए हमारा चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा किधर चलते हैं, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल कह लो, चाहे इसको हम इलेक्ट्रिक सेल कह लो, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिक सेल क्या होते हैं, ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, ठीक है। और इसमें अभिक्रिया अपने आप नहीं होती है, यानी इसमें जो रिएक्शन होती है वो अपने आप नहीं होती, स्वतः नहीं होती है। इसमें किसी सोर्स के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, ठीक है, विद्युत स्रोत से ऊर्जा देकर कराई जाती है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, कैथोड पे अपचन, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो कैथोड पे आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को हमेशा एक्सेप्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन एनोड में हमेशा क्या मिलेगा, आपको ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए दिखेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बाहरी बैटरी द्वारा एनोड से कैथोड पे बहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमेशा किधर चलेंगे, एनोड से कैथोड की ओर गमन करेंगे। प्रीवियस पॉइंट में भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके प्रतीक चिन्ह, बैटरी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो बैटरी का प्रतीक चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और यहां पे मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे। इसको हम हमेशा क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इस तरीके से इसको हम, ये सिंबल होता है इसका, इसको रिप्रेजेंट करने का, बैटरी या सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। और आर यहाँ पे क्या है, इस आर को हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। अभी आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा ये क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध। फिलहाल आप इसको नाम से जान सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध नाम की एक चीज होती है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बेसिकली क्या है, बैटरी के अंदर पदार्थ भरा रहता है, तो उसमें जो करंट को फ्लो होने से रोकता है उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे किस किस बात पे इसकी डिपेंडेंसी निर्भर करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे बात करते हैं। विद्युत सेल के दो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो प्रकार से बांटा गया है। पहला हमारा प्राथमिक सेल, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, यानी प्राथमिक सेल होते हैं ऐसे सेल जिन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी पुनः हम उन्हें चार्ज
नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, हम उन्हें आवेशित नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक सेल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल जिनको हम एक से ज्यादा बार हम चार्ज कर सकते हैं, कि एक बार बैटरी खत्म हो गई फिर से हमने इसे चार्ज कर ली, फिर से इनको उपयोग कर लिया, लेकिन प्राथमिक सेल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, यह सेल एक ही बार प्रयोग में लाए जाते हैं और इसमें प्रयुक्त पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा घड़ी का सेल, अगर घड़ी का सेल जो होता है उसको हम लेके आते हैं और उसको हम घड़ी में डाल देते हैं, उसके बाद उसका जो पदार्थ होता है सेल के अंदर का, वो पदार्थ खत्म हो जाता है, तो उसको हम यूज नहीं कर पाते, उसको हम चार्ज नहीं कर पाते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल में ऐसा नहीं होता, इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें देखें यह सेल एक बार उपयोग के बाद पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः दोबारा चार्ज कर सकते हैं हम लोग इस बात को। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ये एक बार उपयोग होने के बाद सेल समाप्त हो जाते हैं, यानी एक बार अगर हमने इनको उपयोग कर लिया, इनके अंदर का जो पदार्थ है वो खत्म हो जाता है, फिर इनको हम उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और बाद में उसी रासायनिक ऊर्जा को फिर से विद्युत ऊर्जा में उपयोग में लाया जाता है। यानी कि पहले क्या भाई, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को फिर से केमिकल विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। तो याद रखना ये किस में होता है, सेकेंडरी सेल में होता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, स्टोरेज बैटरी हो गई हमारी, मोबाइल बैटरी हो गई, फोन होता है हमारा, बैटरी खत्म हो जाती है फिर से चार्ज कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स होते हैं, वहां पे क्या सेकेंडरी सेल्स होते हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर प्राथमिक सेल को फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा, चार्ज करने के लिए नया रासायनिक पदार्थ डालना पड़ता है, यानी जो हमारा घड़ी का सेल जो है वो अगर उसका पदार्थ खत्म हो जाता है तो उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर हम पदार्थ फिर से डाल देंगे तो हम फिर उसको उपयोग में ला सकते हैं, पर चार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो हमारा ड्राई सेल हो गया, हमारा बोल्टाइक सेल हो गया, हमारा लेक्लांस सेल हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है प्राथमिक सेल के, और सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, जैसे आप ऐसा समझिए कि जब किसी सेल में, जब कोई सेल है तो सेल के अंदर हमें अगर किसी आवेश को अगर उस सर्किट के अंदर फ्लो कराना है, क्या कराना है, फ्लो कराना है, तो फ्लो कराने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। या आप यूं कह सकते हैं आसान भाषा में, जब हमारा विद्युत परिपथ खुले परिपथ में होता है, कैसा होता है, खुले परिपथ, अर्थात उसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उस अवस्था में उस परिपथ का जो संपूर्ण वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं क्या, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो जैसा लिखा है, जब किसी सेल की विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है, जब किसी सेल को विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही बात है, जब सेल को हम लोग किसी सर्किट में जोड़ देंगे तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेल द्वारा धारा प्रवाहित कराने की क्षमता को, यानी सेल द्वारा जो धारा प्रवाहित कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल का सिंबल होता है, ये हमारा सेल का सिंबल होता है। ठीक है, और ये मैंने लगा दी यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, और ये आंतरिक प्रतिरोध। अब ये क्या, इसका सिंबल है। अब इस सर्किट के अंदर इसका विद्युत वाहक बल मैंने मान लिया E, तो जब इस सर्किट के अंदर आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब इस सर्किट के अंदर अगर हमें करंट को फ्लो कराना है या आवेश को फ्लो कराना है तो किसकी वजह से हो रहा है, इस बैटरी की वजह से, इस सेल की वजह से हो रहा है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल है, जो इसका वोल्टेज है, उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं आवेश को प्रवाहित करने में किया गया
कार्य कितना है, W है। अगर मैं बात करूं यहां पे एकांक आवेश को, यहां से मैं Q आवेश को प्रवाहित कर रहा हूं, ठीक है। एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E से। तो E इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q। क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q। E इक्वल टू हो जाएगा हमारा W अपॉन Q। क्लियर है मेरी बात। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अगर मैं बात करता हूं इसकी यहीं पे यूनिट की, तो यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो इसकी यूनिट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखे तो क्या निकल के आएगा, जूल प्रति कूलाम। और इसी को हम लोग एक शब्द में कह देते हैं क्या, बोल्ट। क्या कह देते हैं, बोल्ट कह देते हैं। यानी कि विद्युत वाहक बल के ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। इस बात को आपको याद रखना है। साथ के साथ आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पे कि इसका ये हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है ये हमारी एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। और इसी के साथ जो विद्युत वाहक बल होता है ये हमारा क्या होता है कि एक प्रकार का क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कार्य होता है। क्या होता है, ये कार्य होता है, ठीक है। तो जो कार्य होता है, जो आवेश को प्रवाहित करने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। E इक्वल टू W अपॉन Q। और इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू W अपॉन Q, यूनिट होती है जूल प्रति कूलम। और इसी को हम लोग कह देते हैं बोल्ट। यानी विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट। साथ के साथ में इसकी विमा की भी बात कर लेता हूं यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे विमा की बात करूं, यहाँ पे विमा की अगर बात करूं, यहाँ पे बात करूं इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होती है, W अपॉन Q है। इसका फॉर्मूला क्या है, W अपॉन Q। तो W अपॉन Q है तो इसका यहां से क्या निकल के आएगा, अगर देखूं मैं W अपॉन Q है तो देखिए वर्क की बात करूं तो वर्क क्या होता है, वर्क की F इक्वल टू क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इसकी डायमेंशन निकल के आएगी mL2T-2। अगर बात करता हूं चार्ज होता है Q इक्वल्स टू IT, तो ये हो जाएगा आपका 80। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 80। तो फाइनली जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो डायमेंशन निकल के आएगी mL2T-3 और A-1। तो ये क्या है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL2T-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये बेसिक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको देख लेते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो दो बातें करेंगे कि विद्युत वाहक बल निर्भर करता है और किस चीज पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला पॉइंट आप लोग पढ़िए यहां से कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जो हमारा इस तरीके से जो हमारे जो इलेक्ट्रोड थे इन पर निर्भर करता है कि वो नेचर कैसा है उनका, ठीक है। और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस बात पर भी निर्भर करता है। इस बात को आपको याद रखने हैं, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूं सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता, तो किन बातों पर निर्भर नहीं करता, ये 3 पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोड प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड जो डूबे हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितने ज्यादा डूबे हैं या कम डूबे, इस बात पे विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता, ठीक है। और याद रखिएगा इस बात को। और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। यानी ये दो इलेक्ट्रोड जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों आपको जो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं ना, इनके बीच की जो दूरी है इस पर निर्भर नहीं करता कि वो कितनी दूरी पर रखें, कितने पास रखें, इस बात पर भी निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। विद्युत अपघट्य की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता कि इसके अंदर कितना अमाउंट भरा हुआ है, इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता। क्या, ईएमएफ निर्भर नहीं करता, यानी कि विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता, बट इन पर डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अब देखिए ध्यान से। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि ये हमारा इस तरीके से कंटेनर है, ये हमारा एक कंटेनर है और इसके अंदर भाई पानी भरा हुआ है। पानी, मैं बार बार पानी बोल रहा हूं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। पानी ना कह के इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, क्योंकि पानी नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है,
ठीक है, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके अंदर तो रॉड भी होंगी। इस तरीके से इसके अंदर जो रॉड है, इसके अंदर दो रॉड है, और पहली रॉड पे मैंने बताया था कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और दूसरी पे नेगेटिव। तो इस वाली को मैंने बोल दिया था एनोड, पॉजिटिव चार्ज वाली को एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड, जिस पर नेगेटिव साइन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, अब भाई ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड होती है, तो अब यहाँ पे क्या एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये करंट जो फ्लो हो रहा है, अब ये करंट जो है जहां पे ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है तो अब ये करंट लगातार पास होता है। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये करंट यहाँ पे आता है तो यहाँ से यहाँ तक पास होने के लिए रास्ता नहीं है। तो बेसिकली इस करंट को, जो करंट को फ्लो होने से जो रोकता है, तो रोक कौन रहा है, ये पदार्थ, इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ, इसको फ्लो होने से रोकता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आंतरिक प्रतिरोध। जो करंट को फ्लो होने से रोकता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन विद्युत अपघट्य रोक रहा है, इसके अंदर रुकावट कौन पैदा कर रहा है, अवरोध कौन बन रहा है, तो ये विद्युत अपघट्य बन रहा है, जो लिक्विड भरा हुआ है ये अवरोध पैदा कर रहा है, उसको करंट को फ्लो होने से रोक रहा है, तो इसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल के भीतर विद्युत धारा के मार्ग में विद्युत अपघट्य द्वारा, क्या, विद्युत अपघट्य द्वारा लगाया गया अवरोध ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, और इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं इसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध की डिपेंडेंसी किस किस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके, इसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इस बात पर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध का मान। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो समानुपाती है किसके, उसके सांद्रता के, किसके, उसकी सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। इस बात को आपको याद रखना है, पदार्थ की सांद्रता जो लिक्विड भरा है उसकी सांद्रता के समानुपाती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान प्लेटों के इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन इलेक्ट्रोडों को जो क्षेत्रफल है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होगा। यानी कि इलेक्ट्रोडों के प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। यानी आर प्रोपोर्शनल टू प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होगा, समानुपाती होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो भाई विनोद, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं तुरंत यहाँ पे एक बार और से फिर से बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। तो अभी ये वही चीज है कि अभी मैंने बताया ना आपको कि सांद्रता के समानुपाती, हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि आंतरिक प्रतिरोध का मान सांद्रता के समानुपाती होता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का प्लेटों की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बता दिया मैंने। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, जस्ट अभी बता दिया मैंने। उसके बाद सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान सेल के ताप पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आंतरिक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए लास्ट पॉइंट, आंतरिक प्रतिरोध वही वाली बात है कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और सेल की आयु पर निर्भर करता है कि सेल की आयु क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध का मान। ठीक है भाई, मोनिका समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए सेल का टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं। तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनल विभवांतर। जैसे मैं इसको आपको एक अच्छे एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, जैसे देखिए,
कि ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर भाई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और इसके अंदर एक रॉड डाल दी मैंने, ठीक है, ये रॉड डाल दी, और इसको मैंने भैया चार्ज दिया, पहली को चार्ज दिया पॉजिटिव, तो ये हमारा एनोड हो जाएगा, जैसा कि यही बताया। दूसरी वाली को नेगेटिव दिया, तो ये हमारा हो जाएगा कैथोड। तो पहली वाली को हमने बोल दिया एनोड, कि ये हो गई आपकी एनोड, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव, कैथोड पे नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या भाई, एक बल्ब जोड़ दिया, मान लो एक बल्ब जोड़ दिया, तो इसके अंदर क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, क्या भाई, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। यहां से मान लो कि आई करंट जा रही है, क्लियर है। अब भाई यहां से इसके मैंने क्या है, एक विभवांतर जोड़ दिया, यहाँ पे एक जोड़ दिया मैंने, क्या, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब यहां से मैंने मान के चलो, इसको मैंने यहाँ पे दिया, इसको मान के चलो इस बल्ब को जलाना है, ठीक है, इस बल्ब को जलाना है, और इसको मैंने यहाँ पे विभवांतर दिया कितना, 50 वोल्ट का बैटरी से, इसको 50 वोल्ट का मैंने विभवांतर दिया। अब ये करंट जो जा रहा है, अब इस बल्ब को जलाना है, इसके पास टोटल है 50 वोल्ट, कितना है, 50 वोल्ट है। अब इसके पास जहां पे ये 50 वोल्ट है, यहाँ पे समझे ध्यान से, इसके पास 50 वोल्ट है, और इस बल्ब को जलाना है। अब ये बल्ब मैंने जब इसके अंदर करंट फ्लो कराया, तो ये बल्ब जो है, ये बल्ब जलने लग गया कितने पे भाई, तो ये बल्ब जलने लग गया यहाँ पे 40 पे, ये जलने लग गया यहाँ पे कितने पे, 40 वोल्ट पे जलने लग गया, कितने पे जलने लग गया, 40 वोल्ट का था, कितना, 50 वोल्ट मेरे पास था, और इसको जलाना था बल्ब को, कि भैया इस 50 वोल्ट से इसको जलाओ, जलना हमने इसको दिया कि 50 वोल्ट पे इसको जलाओ, पर जब मैंने इसके अंदर जब करंट फ्लो किया तो 40 वोल्ट पे जलने लग गया। अब ये 40 वोल्ट पे जलने लग गया, तो एक बात समझ में आती है कि सर ये 40 वोल्ट पे जलने लग गया, तो 10 वोल्ट कहां चला गया, तो 10 वोल्ट कहां चला गया उसको समझ लेते हैं। तो ये 10 वोल्ट जो गया ना, कि 10 वोल्ट जब करंट हमारा यहाँ से जा रहा है फ्लो होके, तो ये जहां पे आ जाता है, तो करंट को फ्लो होने से जो रोकता है, वो कौन रोकता है, आंतरिक प्रतिरोध। तो 10 वोल्ट का जो नुकसान हुआ है, वो किसके रूप में हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध के रूप में, किसके रूप में हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध के रूप में। तो इस बात का क्या मतलब है, इसको बात को मैंने बड़ी गहरी कही, आपको समझा। हमारे पास कितना मौजूद था, 50 वोल्ट, कितना था, 50 वोल्ट। तो जो मौजूद था हमारे पास, जिसको हम उसको हम कहते हैं क्या, विद्युत वाहक बल, क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है। और यूज कितना कर पा रहे हैं, यूज कितना हुआ, 40 वोल्ट। तो इसको हमने बोल दिया क्या, यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर क्या बोल दिया, टर्मिनल विभवांतर। और हमारा नुकसान कितने का हुआ, तो सर नुकसान हुआ हमारा कितने का, 10 वोल्ट का, कितने का, 10 वोल्ट का। और ये किसके रूप में हुआ, हमारा आंतरिक प्रतिरोध के रूप में, किसके रूप में, आंतरिक प्रतिरोध के रूप में। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने कोई एक योजना लागू करी, उसने 100 रुपए भेजे, कि भैया 100 रुपए भेजे, उसके पास 100 रुपए भेजे सरकार ने, आते आते भैया यहाँ पे यानी आते 100 रुपए सरकार ने लॉन्च किए वहां पे, और नेताओं के पास पहुंचे कितने, 50 रुपए, और नेताओं के पास वहां पे पहुंचे, जनता के पास पहुंचे कितने, 10 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, थे कितने, 100 रुपए, तो 100 रुपए यहाँ पे विद्युत वाहक बल, 50 रुपए नेताओं तक पहुंचे, तो वो हो गया कितने, टर्मिनल विभवांतर। और 10 रुपए वहां पहुंचे, तो 40 रुपए का नुकसान हुआ, तो वो कहां पे पहुंचा, वो क्या हो गया हमारा, तो वो हो गया हमारा क्या, आंतरिक प्रतिरोध। जो नुकसान होकर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद है कि इन एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। और इसके फॉर्मूले की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू W/Q। फॉर्मूला सेम नहीं, यहाँ पे इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसका अगर मैं बात करूं, यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, क्वांटिटी सेम होती है। इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। कैसा होता है, वोल्ट होता है इसका मात्रक, याद रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध, ठीक है। तो देख लेते हैं संबंध को। देखिए, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग एक बनाएंगे, ये हमारा एक आंतरिक प्रतिरोध,
ठीक है भाई, साथ साथ बनाते चले। अब इसको भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल हो गया, ये इसका सेल हो गया। इसको हमने जोड़ दिया एक बाह्य प्रतिरोध से, ये मैंने लगा दिया एक बाह्य प्रतिरोध, ये मैंने लगा दिया एक बाह्य प्रतिरोध, जिसको बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब भाई ध्यान से देखो, तो यहां पे लिखेंगे माना कि, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे माना माना कि विद्युत परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जुड़े, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में, जिसमें धारा का मान समान रहता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल स्मॉल ई तथा टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य, तो अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो इसको करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी आवेश को प्रवाहित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य। तो अब यहां पे देखिए कि अब इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर क्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के लिए। तो लिखेंगे आर परिपथ में क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होगा, W इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन W इक्वल टू होता है QV। क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है विद्युत वाहक बल इंटू आवेश। क्या, इंटू आवेश, यानी कि W इक्वल टू निकल के आएगा यहाँ पे E इंटू क्यू। अब आप जानते हो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, Q इक्वल टू यहाँ पे IT, Q इक्वल टू होता है यहाँ पे IT। तो रख दो यहाँ पे, तो W इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो W इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे IT E इंटू IT। तो EIT, W इक्वल टू निकल के आएगा EIT। क्या निकल के आएगा, EIT निकल के आ गया। यानी कि इसके द्वारा जो किया गया कार्य वो कितना निकल के आएगा, EIT निकल के आ गया। अब सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है बेसिकली दो प्रकार से किया जाता है, दो भागों में किया जाता है। तो सेल द्वारा तो यहां से W इक्वल टू EIT, और आप यहां पे डाल दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। कौन सी डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको। अब इसके बाद सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। तो सेल द्वारा लिख सकते हैं, सेल द्वारा लिखेंगे, सेल द्वारा कार्य दो प्रकार से होता है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से
होता है। ठीक है, चलिए दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार किस तरीके से है? अब दो प्रकार से होता है तो सबसे पहला टाइप आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के सिरों के रूप में, सिरों पर किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध के रूप में? तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य यानी W इक्वल टू वी क्यू। क्या होता है? वी क्यू। अब यहां से अगर मैं देखूं तो आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है ओम के नियम से? यहां पर V इक्वल टू आई आर होता है और ओम के और यहां से Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो ये फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले अब अगर यहाँ पे रखता हूं मैं तो W बराबर W1 आंतरिक प्रतिरोध पे किया गया कार्य W, तो ये हो गया आपका आई आर इंटू आई टी। तो W1 बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या हो जाएगा? W1 बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाह्य, ये तो आंतरिक प्रतिरोध के रूप में हो गया। बाह्य प्रतिरोध पर क्या कार्य किया जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध के रूप में बाह्य प्रतिरोध क्या है? आर, कैपिटल आर के, एक मिनट, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा फिर से, ये यहाँ पे स्मॉल आर आएगा क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ना। तो आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर, तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास? स्मॉल आर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा स्मॉल, ये मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा? आई आर। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कैपिटल के लिए अगर मैं बात करूं, कैपिटल के लिए अगर यहाँ पे बात करूं, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल के सिरों के रूप में, सिरों पर किया गया कार्य। तो किया गया कार्य देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए अगर हम किया गया कार्य देखें तो W2 बराबर फॉर्मूला VQ। अब यहां इस बार हम V को कांस्टेंट रखेंगे, V वैसा का वैसी, और Q इक्वल टू क्या होता है? IT। तो ये क्या हो जाएगा? W2 बराबर BIT। क्या हो जाएगा? BIT। ये हो जाएगा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या डाल दो? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं यहाँ पे क्या समीकरण 2 और 3 को आपस में जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के बाद कुल कार्य आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा? कुल कार्य आ जाएगा। और कुल कार्य निकालते हैं हम यहाँ पे। तो देखें कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क यानी कि W बराबर W1 प्लस W2। तो W बराबर W1 कितना था? आई स्क्वायर आर टी प्लस, और ये कितना था? VIT। अब VIT आ गया हमारे पास। तो अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है यहां से IT। तो क्या बचेगा यहाँ पे? IT कॉमन, तो ये बचेगा IR प्लस V। अब इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 1 का है हमारे पास। देखो समीकरण 1 किसके बराबर है? W के। तो समीकरण 1 और 3 की क्या कर सकता हूं? तुलना कर सकता हूं। तो तुलना कर सकता हूं मैं यहाँ पे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे तो समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना करने पर तो इसकी मैंने जब यहाँ पे तुलना करी तो ये किसके आएगा? EIT बराबर IT प्लस V।
तो आई टी से आई टी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, आई टी से आई टी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा ई बराबर क्या बचेगा, वी प्लस आई आर। क्या बचेगा, बी प्लस आई आर, बी प्लस आई आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन बचती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ई यहाँ पे क्या है, तो ई यहाँ पे विद्युत वाहक बल है, ई यहाँ पे विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। और ये क्या है यहाँ पे, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इसकी स्पेशल कंडीशंस है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे स्पेशल कंडीशन क्या है, विशेष स्थितियां हैं कुछ। तो जैसे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस, कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशंस क्या है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब स्पेशल कंडीशंस क्या है, जैसे पहला पॉइंट आप लोग जानते हो तो लिख सकते हैं वी नो, अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, वी नो दैट ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक है, अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालूं तो आई आर को इधर भेजना पड़ेगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा e माइनस के आई आर, यही तो हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो पहली कंडीशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, जब सेल निरावेशित हो, निरावेशित मतलब क्या होता है अभी बताता हूं, निरावेशित हो, निरावेशित मतलब होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अर्थात, अर्थात सेल धारा देता हो, किसको, हमको, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, इससे आपको याद रखो। जब सेल का हम लोग उपयोग कर रहे हो, जब सेल डिस्चार्ज हो, यानी सेल जो है वो स्विच पे नहीं लगा है, और जब स्विच पे नहीं लगा होगा तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। तो इस समय जब सेल डिस्चार्ज है तो इस टाइम पे हम क्या, सेल का यूज कर रहे हैं, वो धारा हमको दे रहा है। तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली, यानी v इक्वल टू ई माइनस के आई आर। तो यहाँ पे अगर देखो ई में से क्या आई आर घट रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, विद्युत वाहक बल बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ई यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है किससे, टर्मिनल वोल्टेज से, किससे, टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब कंडीशन लगेगी, यानी ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब सेल हमारा क्या हो, डिस्चार्ज हो, क्या हो, डिस्चार्ज हो, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की क्या है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जब सेल आवेशित हो, आवेशित हो यानी कि चार्ज, अर्थात, अर्थात सेल धारा लेता हो, कौन, जब सेल खुद धारा ले रहा हो, जब सेल खुद प्लग पे लगा हो, स्विच पे लगा हो, यानी वो खुद चार्ज हो रहा है अपने आप में, तो उस टाइम पे हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे कंडीशन क्या बनती है इसकी, तो उस टाइम पे इसकी कंडीशन बन जाती है क्या, ये वाली, v इक्वल टू ई प्लस के आई आर। क्या बन जाएगी, v प्लस के आई आर। ठीक है, ये कब कंडीशन है, जब ये धारा लेता हो, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहाँ पे अब भाई तीसरी कंडीशन क्या है, दूसरी होगी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जब सेल में धारा प्रवाहित ना हो, जब तीसरी कंडीशन है, जब सेल
जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ में हो। अब जब सेल खुले परिपथ में है तो इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, जब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ रखते हैं, आप फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू ई प्लस V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ रखते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई की वैल्यू क्या है, जीरो इंटू आर। तो इसका मतलब ये पूरा जीरो, तो V की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी E के बराबर। तो ये कंडीशन कब लगेगी, जब सेल में धारा प्रवाहित ना हो, जब सेल खुद खुले परिपथ में हो। तो इस अवस्था में धारा प्रवाहित ना हो तो उस समय पे टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भागफल के बराबर होता है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है किसके, विद्युत वाहक बल के, विद्युत वाहक बल के, विद्युत वाहक बल के बराबर। सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना है विद्युत सेल क्या होता है, एनोड कैथोड क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किस किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, और फिर मैंने उसका रिलेशन बताया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि सेल हमारा कब धारा लेता है, कब धारा देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास आप लोगों को समझ में आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।